नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। रायबरेली और अमेठी में जो सस्पेंस कांग्रेस ने क्रिएट कर रखा था उसका पटाक्षेप हो गया है। और अब राहुल गांधी, जिनके लिए अमेठी में नारे लगाए जा रहे थे कि अमेठी की जनता करे पुकार, राहुल भैया अब की बार नहीं आए, और वो चले गए रायबरेली। और राहुल की जगह आशा के विपरीत ना तो प्रियंका गांधी आई और ना ही जो अपने आप को स्वयंभू उम्मीदवार बनाकर पेश कर रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा से। उन्होंने भी तमाम प्रायोजिक कार्यक्रम आयोजित किए अमेठी में। अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट भैया अब की बार नहीं चला। रॉबर्ट वाड्रा को भी टिकट नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए काफी समझदारी का काम रहा, लेकिन केएल शर्मा को बलि का बकरा क्यों बना दिया गया, ये एक समझने की बात है। और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें होंगी। मैं आपको बताऊंगा अपने अनुभव से कि मैं रीजनल मैनेजर के रूप में रायबरेली में पोस्ट रहा हूं, तो मेरे पास अमेठी, रायबरेली और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट थी। और अमेठी और रायबरेली में जो पॉलिटिक्स है उसको हमने बहुत नजदीक से देखा, खासतौर से अमेठी में। राहुल गांधी आते थे और उनके कार्यक्रम में भी हम शामिल होते थे, मुलाकात भी उनसे होती थी। तो राहुल गांधी ने क्या परिवर्तन अपने संसदीय क्षेत्र में किए थे, जो अब अगर जीत गए तो रायबरेली में भी देखने को मिलेंगे, बल्कि वो पहले से ही लागू किए जाने शुरू हो गए हैं, ये मान करके राहुल गांधी तो जीत ही जाएंगे। इसी कड़ी में केएल शर्मा को रायबरेली से हटाकर अमेठी भेज दिया गया, क्योंकि इतनी जल्दी में और कोई ऐसा आदमी मिल भी नहीं सकता था जो वहां की ज्योग्राफी से परिचित हो। हालांकि केएल शर्मा पिछले कई दशकों से सिर्फ रायबरेली में सक्रिय हैं, और वो सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं। और सोनिया गांधी बहुत कन्फाइंड रहती थी सिर्फ केएल शर्मा तक। तो वहां के जितने भी कार्य हैं वो केएल शर्मा के माध्यम से ही होते थे। बड़े बड़े नेता हैं वो भी केएल शर्मा के यहाँ लाइन लगाते थे, उनके यहाँ बैठते थे। इसलिए केएल शर्मा सांसद प्रतिनिधि होते हुए भी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी थे सोनिया गांधी के कारण। और जब वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, तो ये केएल शर्मा है जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आने वाले सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं उनके सेंट्रल बोर्ड में, वो रायबरेली और अमेठी से करवाए थे। आप सोच सकते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति थे। और जितने भी इस तरह की सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे कहीं मेंबर होते हैं, कहीं डायरेक्टर होते हैं, कहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जगह, वो सब काम ये देखते थे, चाहे वो खादी बोर्ड हो, कोई भी एसएमई का काम हो, वहां पर केएल शर्मा का। इसलिए वो एक अपने आप को एक बहुत बड़ा पावर सेंटर के रूप में अपने आप को उन्होंने विकसित कर लिया था। और सोनिया गांधी आती थी तो वही वो गेस्ट हाउस है गांधी परिवार का जो बनाया हुआ था रायबरेली में, वहां पे आती थी। और सारे जो अधिकारी हैं उनको वहां बुलाया जाता था, गणमान्य नेताओं को बुलाया जाता था, और कभी कभी सोनिया गांधी इधर उधर विजिट करती थी। बस इतना ही सोनिया गांधी का प्रोग्राम रहता था। सोनिया गांधी नहीं चुनाव लड़ रही हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो ऐसा नहीं कि इसके पहले वो बहुत चहलकदमी करती थी रायबरेली में, घूमती थी, लोगों से संपर्क करती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, रायबरेली का एक अलग मुद्दा है। अब जो केएल शर्मा है, ही वॉज वन मैन आर्मी ऑफ सोनिया गांधी इन रायबरेली। इसकी ठीक कंट्रास्ट जो मैंने देखा अमेठी में, राहुल गांधी ने अपना जो ऑफिस है, जो वहां पर इनका अस्पताल है, उस अस्पताल में गेस्ट हाउस है, और उस गेस्ट हाउस में ही कांग्रेस का कार्यालय है। तो राहुल गांधी की दिशा निर्देशन में क्या हुआ था कि उसमें दो अधिकारी लाए गए थे बाहर से। एक मध्य प्रदेश राज्य सेवा के अधिकारी थे और एक राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारी थे। जिस समय कांग्रेस की सरकारें रही होंगी उस समय उनको लाया गया था, और वो काम करते रहे होंगे। बाद में जब सरकारें कांग्रेस की नहीं रही तो उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो काम राहुल गांधी के लिए करते रहे। तो उसमें एक सज्जन ऐसे थे जो दिल्ली के संपर्क में रहते थे, लाइजनिंग का काम करते थे, इंटर मिनिस्ट्रियल। ऐसे जो उनके मुद्दे आते थे राहुल गांधी के लिए, जिनमें सिफारिश करनी हो, किसी को पेट्रोल पंप दिलवाना है, किसी को गैस की एजेंसी दिलवानी है, किसी को कुछ करवाना है, वो सारे मुद्दे इस तरीके के देखते थे। किसी की सिफारिश लगवानी हो, किसी की नौकरी लगवानी हो, किसी को छात्रवृत्ति दिलवानी हो, कुछ भी कराना हो, तो वो ही वाज द पर्सन। दूसरे जो दूसरे सज्जन थे वो राजनीतिक काम देखते थे, कोऑर्डिनेशन का काम देखते थे, और कैसे रिसोर्स मोबिलाइज करें डिस्ट्रिक्ट में, वो सब करते थे। कहाँ कहाँ राहुल गांधी की मीटिंग करवाई जाए, कैसे उनका महिमामंडन कराया जाए, कैसे उनकी इमेज चमकाई जाए, ये सारे काम करते थे। तो इस तरीके से ऑफिस दो पार्ट में था, राजनीतिक काम और दूसरा सरकारी काम। और उस समय चूंकि यूपी की सरकार थी जिस समय मैं वहां पे था, तो बहुत सारे सुधार भी थे।
जो कांग्रेस पे पीएचडी कर रहे होते थे, नेहरू पे पीएचडी कर रहे होते थे। कई लोगों ने, हो सकता है राहुल गांधी को भी विषय के रूप में पीएचडी करने के लिए लिया हो। तो ऐसे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स भी रहते थे, आते थे, समझते थे, और वो अपनी ओपिनियन और उसके लिए कई बार हम लोगों के पास भी आते थे। तो इस तरीके से राहुल गांधी का अमेठी से काम चलता था, और वो समझते थे कि ये काम जो है बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेजमेंट स्टाइल में चल रहा है और ये चलता रहेगा। लेकिन आपने देखा कि 2014 में स्मृति ईरानी वहां पे आई, कुमार विश्वास भी आए, बहुत सारे हुए, और वहां से शुरुआत हो गई। स्मृति ईरानी हार तो जरूर गई, लेकिन उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा, लगातार वहां जाती रही, अच्छी लाइजनिंग बनाई। और इसके विपरीत राहुल गांधी नहीं जाते थे। राहुल गांधी 6 महीने में एक बार गए, साल में 2-3 विजिट इनकी भी होती थी। तो कभी तो वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे आ गए अपना चार्टर्ड प्लेन से, कई बार लखनऊ में आते थे, तो यहाँ जुलूस की शक्ल में हमेशा जाते थे, कारों का, गाड़ियों का काफिला। और फिर जहां कहीं, अब जैसे मान लीजिए हमने कहीं बैंक की किसी ब्रांच का उद्घाटन राहुल गांधी को करना, 6-6 महीने ब्रांचें पड़ी रहती थी, मतलब वो खुल सकती थी बिना उद्घाटन के। हिम्मत नहीं थी लोगों की, इतना प्रेशर मिनिस्ट्री का होता था। एटीएम और इन सब के उद्घाटन के लिए आते थे, तो वो जुलूस की शक्ल में आ रहे हैं, तो उनकी मीटिंग और ये वो सब चलती रहती थी, इस ढंग से आते थे। तो जनता से सीधा संबंध कैसे हो सकता है? और इसका नतीजा ये हुआ, शायद राहुल और उनके जो एडवाइजर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स उन्होंने लगा रखे थे, नहीं समझ पाए, और 2019 में स्मृति ईरानी ने बड़े मार्जिन से राहुल गांधी को हरा दिया, और उनको वायनाड जाना पड़ा संसद में बने रहने के लिए। अब इस बार वायनाड में भी उनके लिए मुश्किल आ गई है, क्योंकि वो अपनी आदतों से मजबूर हैं। वायनाड में भी कोई बहुत अच्छा लाइजनिंग उन्होंने किया हो वो तो है नहीं। दूसरे, वायनाड की थोड़ा सा जो पॉपुलेशन है इस ढंग से है, मोहम्मडन डोमिनेटेड है। तो वो सब एक साथ वोट करेंगे, जो मुस्लिम लीग कहेगी उसको वोट करेंगे। जो हिंदू वोट है उनमें मैक्सिमम लेफ्ट माइंडेड हैं, वो लेफ्ट पार्टी को करेंगे। जो प्योर हिंदू है, सनातनी हिंदू है, वो भाजपा को वोट करेंगे। तो आपकी बार ऊंट किस क्रम में बैठेगा राहुल गांधी को नहीं मालूम, इसलिए उनको एक सीट चाहिए थी। तेलंगाना ने उनको सीट ऑफर की, कर्नाटका ने सीट उनको ऑफर की, लेकिन वहां नहीं गए या डिसीजन नहीं ले सके। अनिर्णय की स्थिति भी राहुल गांधी के अंदर बहुत रहती है। अल्टीमेटली फिर जब अमेठी का सवाल आया, तो यहाँ तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। और ये बिल्कुल सही है कि आज की स्थितियों में स्मृति ईरानी ने जो अपनी स्थिति बना रखी है अमेठी में, उसमें गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, स्मृति ईरानी से नहीं जीत सकता, इसमें तो कोई दो नहीं। इसलिए राहुल गांधी खड़े भी होते तो दूर दूर की संभावना। अब केएल शर्मा के आ जाने से क्या फर्क है? केएल शर्मा कांग्रेस के अंदर खाने में बड़ी शक्ति थे, और तब शक्ति थी जब यूपीए की सरकार थी। आजकल तो शक्ति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कहीं है ही नहीं। किसको पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलवाएंगे, किसको गैस की एजेंसी दिलवाएंगे, किसके घर में किसी बैंक की ब्रांच खुलवा देंगे, किसके घर में किसी का बैंक का एटीएम लगवा देंगे? नहीं हो सकता। और उस समय करवाते थे तो थोड़ा सा प्रभाव रहता था, पावरफुल सेंटर भी कहे जाते थे। और अमेठी में कांग्रेस नेता तो इनसे परिचित हैं, कार्यकर्ता भी हो सकता है थोड़े बहुत परिचित हो जाएंगे और जी जान लगा के काम करेंगे, लेकिन जनता में तो इनका कोई लाइजनिंग नहीं, जनता में गए भी नहीं। और एक्चुअली ये राजनेता हैं भी नहीं, ये पैंट शर्ट पहन के चलने वाले व्यक्ति हैं, जो हमेशा ऐसा लगता है कि पीए और पीएस की तरह काम करते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट की तरह। वो नेता तो बने ही नहीं, कभी आज भी कुर्ता पजामा पहनते नहीं, कभी उन्होंने कांग्रेस का पट्टा भी नहीं डाला होगा, क्योंकि वो प्रतिनिधि रहे। कभी ऐसा नहीं लगा कि वो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस का नेता तो उन्हें तब बना दिया गया जब ये कि भाई अमेठी से नामांकन कर दीजिए। तो एक तरीके से कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को वॉकओवर दे दिया है, और केएल शर्मा को एक सम्मान दे दिया है कि वो संसद का चुनाव लड़े। जैसा कभी हो सकता है, अगर कभी गुंजाइश बनी तो उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दें, क्योंकि गांधी परिवार अपने वफादारों के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहता है। माखन लाल फोतेदार, और आपने देखा होगा जो गांधी परिवार के काफी लॉयलिस्ट थे, उनको कुछ ना कुछ जरूर मिला। लेकिन यहाँ तो उन्होंने स्मृति ईरानी को बखूबी दे दिया। जब लोगों ने पूछा कि भाई राहुल गांधी यहाँ से क्यों नहीं लड़े, तो किसी ने जवाब दिया कि स्मृति ईरानी को बहुत ज्यादा भाव नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इनको स्मृति ईरानी को बहुत ज्यादा नेम फेम मिल रहा था बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जहाँ लड़ने जा रहे हैं, वहां पे तो दिनेश प्रताप सिंह है, जो उनके बहुत जूनियर कार्यकर्ता थे, राहुल गांधी के पीछे चलते थे, सोनिया गांधी के पीछे चलते थे। वहां क्या महिमा मंडन करेंगे? तो पीएल शर्मा कांग्रेस की कैजुअलिटी होंगे वहां पर, और स्मृति ईरानी विजयी। लेकिन इसके बाद भी स्मृति ईरानी पूरे दमखम से लगी हुई हैं, गांव में नुक्कड़ सभाएं तक कर रही हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि गांव की महिलाएं हों, कहीं भी हों, इतनी अच्छी लाइजनिंग कर रखी है। आप किसी से पूछे तो एक तरीके से उन्होंने केएल शर्मा तो शहीद कर दिया। बिल्कुल वॉकओवर है स्मृति ईरानी के लिए।
तो आज यहीं तक, इसके बाद फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अभी मुझे नमस्कार।